हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी आप किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाएगा। उस टॉर्क की वजह से हमारी जो कॉइल है वो रोटेट करने लगती है। इसी को आज हमने समझना है और इसी का डेरिवेशन करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक कॉइल कंसीडर करते हैं PQRS इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। इस I करंट की जो डायरेक्शन है वो PQ के अलोंग है, QR, RS और SP इन सब के अलोंग है। ये जो कॉइल है इसकी जो लेंथ है PQ और SR, ये दोनों लेंथ किसके इक्वल है, L के इक्वल है। QR और PS ये दोनों लेंथ किसके इक्वल है, B के इक्वल है। इस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जो मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा हुआ है वो B है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। जो B अप्लाई किया है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो B के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आप देख सकते हैं प्लेन ऑफ कॉइल B के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर भी प्लेन ऑफ कॉइल B के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस सिचुएशन को देखते हैं कि ये कैसी है। ये आपके पास एक कॉइल है, ये कॉइल है PQRSP। ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रही है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये देखिए ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास 4 आर्म्स हैं, PQ आर्म है, QR है, RS और SP। ये 4 आर्म्स हैं। इन चारों आर्म्स पर हम फोर्स निकालते हैं कि इन पर फोर्स कितना लग रहा है। आप जानते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है और वो जो फोर्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, F = I L × B, F = I LB sin थीटा। यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं फोर्स ऑन आर्म SP। ये जो आर्म SP है इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, F4 = I SP वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जो फोर्स SP आर्म पर लग रहा है उसे मैंने F4 से डिनोट किया है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, F4 वेक्टर = I SP वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जो SP वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी है, B। SP वेक्टर की लेंथ कितनी है, B। इनकी लेंथ B है, इसीलिए SP की जगह हमने स्मॉल b लिखा है। SP वेक्टर और B वेक्टर इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल है 180 - थीटा। SP वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। और जो B वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल और B वेक्टर इनके बीच में एंगल थीटा है तो SP वेक्टर और B इनके बीच में जो ये वाला एंगल बनेगा ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 - थीटा। इसीलिए हमने एंगल कितना लिया है, 180 - थीटा लिया है। साइन 180 - थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। अब हमारे पास F4 फोर्स का मैग्नीट्यूड आ चुका है। वो कितना आ चुका है, IBB साइन थीटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। इस SP आर्म पर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, IBB साइन थीटा। अब ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, हमें क्या चाहिए, हमें इसके डायरेक्शन चाहिए। हम ये देखना चाहते हैं कि इतना फोर्स लग तो रहा है मगर ये किस डायरेक्शन में लग रहा है। इसके डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मुझे अपनी थंब को, फर्स्ट फिंगर को, मिडल फिंगर को, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर में मुझे स्ट्रेच करना है। तो मतलब ये ज़रूरी है कि ये तीनों वेक्टर जो हैं ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ये F वेक्टर होगा, ये क्या होगा, SP वेक्टर होगा, ये क्या होगा, B वेक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। जो B है वो B किस डायरेक्शन में है, B तो आपको पता है एक्स एक्सिस के अलोंग है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस पेन से मैं B को दिखा रही हूँ। ये प्लेन ऑफ कॉइल है, इसने B के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। देखिए
ऐसी सिचुएशन है। अब ये बी है, जो बी है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, राइट साइड की तरफ, एक्स प्लस एक्स एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। जो एस पी वैक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, एस पी वैक्टर की डायरेक्शन इसके अलोंग है, इस एज के अलोंग है। तो इस एस पी वैक्टर के मैं दो कंपोनेंट बना सकती हूँ। इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे उसमें से एक कंपोनेंट जो होगा वो इस बी के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, और जो इसका दूसरा कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब मुझे अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है तो उसके लिए मुझे एस पी वैक्टर का वो कंपोनेंट चाहिए जो बी वैक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। अब बी वैक्टर किस तरफ है, फर्स्ट फिंगर से दिखाएंगे, ये बी वेक्टर हो गया। जो एस पी वेक्टर है, एस पी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमने लेना है, एस पी वेक्टर का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है, वो किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। अभी मैंने आपको समझाया, ये एस पी वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो बी के परपेंडिकुलर है, ये इस डायरेक्शन में है। अब अगर मैं ऐसे स्ट्रेच करूंगी अपनी फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को, तो थंब जो है, थंब कौन सी डायरेक्शन बताएगा, अपवर्ड डायरेक्शन बताएगा। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि इस एस पी वेक्टर पर, इस एस पी आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ। मीन्स ये जो कॉइल है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। अब हम देखते हैं फोर्स ऑन आर्म क्यू आर। जो क्यू आर आर्म है इस पर मुझे फोर्स देखना है कितना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, F2 = I क्यू आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यू आर आर्म पर जो फोर्स लग रहा है उसे मैंने F2 वेक्टर से डिनोट किया है। जो ये क्यू आर वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, B। क्यू आर की जगह मैंने स्मॉल b लिख दिया है। क्यू आर वेक्टर और बी वेक्टर इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। देखिए क्यू आर वेक्टर कहाँ है, क्यू आर वेक्टर में करंट इस डायरेक्शन में है। क्यू आर वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये इसके डायरेक्शन है, और बी वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ये क्यू आर वेक्टर इस तरफ, बी इस तरफ, कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अब F2 वेक्टर किसके इक्वल आ गया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल आ चुका है IBB sin थीटा। आप देख सकते हैं एस पी आर्म पर जो फोर्स लग रहा था और क्यू आर आर्म पर जो फोर्स लग रहा है उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। अब ये जो क्यू आर आर्म है इस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। डायरेक्शन किससे फाइंड आउट करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम इसके डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें तीन जो वेक्टर्स हैं ये तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर चाहिए। अब देखते हैं, ये आपके पास प्लेन ऑफ द कॉइल, ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, ये बी है, बी की डायरेक्शन ये है। जो क्यू आर वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, उसकी डायरेक्शन ये वाली है। मीन्स जो ये वाली डायरेक्शन है ये किसकी है, क्यू आर वेक्टर की डायरेक्शन है। जो क्यू आर वेक्टर की डायरेक्शन है, अब इसके मैं दो कंपोनेंट बना सकती हूँ। इसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, कौन से कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट तो होगा बी के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इस बी के परपेंडिकुलर होगा और इस डायरेक्शन में होगा। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग, बी के अलोंग, दूसरा होगा इस डायरेक्शन में होगा जो बी के परपेंडिकुलर होगा। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो बी के परपेंडिकुलर है। अब बी किस तरफ है, इस तरफ। जो आपके पास क्यू आर वेक्टर है उसका वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है वो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है। अभी मैंने आपको समझाया था। ये क्या है, ये क्यू आर वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो बी के परपेंडिकुलर है। तो अब देखिए आप, फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में आ गया है, फोर्स हमारा नीचे की तरफ आ गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये जो क्यू आर आर्म है इस आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये कॉइल है PQRSP, इसमें इस आर्म पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इस आर्म पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। ये दोनों फोर्सेस कैसे हैं, बराबर हैं, इसीलिए ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 आर्म्स रह गई हैं, एक है PQ आर्म, दूसरी है RS आर्म। अब इन पर देखना है कि कितना फोर्स लग रहा है।
सबसे पहले हम देखते हैं फोर्स ऑन आर्म पी क्यू। जो पी क्यू आर्म है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने माना है F1 वेक्टर से। ये किसके इक्वल आ जाएगा, आई पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जो पी क्यू है इसकी लेंथ कितनी है, L, ये स्मॉल l इसकी लेंथ है। इनके बीच में एंगल कितना है, पी क्यू वेक्टर है और बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री। ये कॉइल है, इसमें जो पी क्यू वेक्टर है, कहाँ है वो पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर इस साइड के अलोंग है, इस एज के अलोंग है। ये ऐसे पी क्यू वेक्टर है, ये पी क्यू वेक्टर है। अब आप देख सकते हैं जो पी क्यू वेक्टर है वो कैसा है, वर्टिकल है। जो हमारा बी है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो अब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। आपने सिर्फ इस एज को देखना है और ये बी है, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो आपके पास जो F1 फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है, ILB। अब ये जो फोर्स है हम इसकी डायरेक्शन देखना चाहते हैं कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है। बी किस तरफ है, बी इस तरफ है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, या पी क्यू वेक्टर जो है वो कहाँ पर है, वो नीचे की तरफ है। ये पी क्यू वेक्टर नीचे की तरफ। तो थंब क्या बताएगा, ये थंब फोर्स बताएगा। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी आ गई, आउटवर्ड आ गई। फोर्स कैसा लग रहा है, आउटवर्ड। ये कॉइल है, इस कॉइल पर ये जो एज है इस एज पर फोर्स कैसा लग रहा है, आउटवर्ड। आउटवर्ड इस पर फोर्स लग रहा है। अब जो RS आर्म है इस आर्म पर जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम निकालते हैं। ये जो RS आर्म है इस पर फोर्स जो लग रहा है उसे मैंने F3 वेक्टर मान लिया। ये जो F3 वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा I RS वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के। जो RS वेक्टर है इसका जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, L। मैंने कितना लिखा है, स्मॉल l लिख दिया है, ILB। एंगल कितना बन रहा है, RS वेक्टर और B वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आइए देखते हैं। B की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग, इस डायरेक्शन में B है। जो RS वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये RS वेक्टर की डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। इसीलिए यहाँ पर मैंने कितना एंगल लिखा है, 90 डिग्री एंगल लिखा है। साइन 90 कितना होता है, 1। तो जो F3 फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कितना आ चुका है, ILB, इतना आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी डायरेक्शन को देखते हैं। जो ये F3 फोर्स है इसकी डायरेक्शन कौन सी है, इसके डायरेक्शन के फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो हम जो फर्स्ट फिंगर है उससे किसको दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। जो RS वेक्टर है ये RS वेक्टर है, मिडिल फिंगर RS वेक्टर को बताएगी। ऐसे स्ट्रेच करने पर हमें जो फोर्स की डायरेक्शन मिली वो कौन सी मिली, इनवर्ड मिली, इनसाइड द बोर्ड मिली। अब ये कॉइल है, इस कॉइल पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक इस आर्म पर फोर्स लग रहा है और एक इस आर्म पर फोर्स लग रहा है। इस आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बाहर की तरफ है, इस आर्म पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स अंदर की तरफ है। ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस पर तो बाहर की तरफ लग रहा है, इस पर अंदर की तरफ लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से हमारी कॉइल रोटेट करेगी। अब ये कॉइल हमारी रोटेट करेगी, अगर ये रोटेट कर रही है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो कॉइल है उस पर क्या लगा है, टॉर्क लगा है। जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे होते हैं, वो एक कपल ऑफ फोर्सेस बनाते हैं जिनकी वजह से एक रोटेशन क्रिएट होता है, टॉर्क बनता है और हमारी जो कॉइल है वो रोटेट करने लगती है। अब जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला लिखा जाता है वो हम लिखते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये हमारे क्या हैं, ये वो दो फोर्सेस हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना एंगल बन रहा है, 90 का। ये कितना एंगल बन रहा है, 90 का। लेकिन क्या जो हमारी कॉइल है वो कॉइल के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फोर्स इस तरफ है, F3 फोर्स, F1 फोर्स इस तरफ है, कॉइल का प्लेन तो इस तरफ था ऐसे। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ST होगा। इस ST को फाइंड आउट करते हैं कि ये कितना होगा। आप देखिए
जो ये पी एस है और जो बी वेक्टर है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये पी एस है और ये बी, ये थीटा एंगल। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, अल्टरनेट एंगल की वजह से। ये साइड कितनी है, ये साइड बी है, तो बी का कंपोनेंट जो थीटा के साथ होता है उसे हम क्या लिखते हैं, बी कोस थीटा। तो इसलिए ये साइड कितनी आ जाएगी, बी कोस थीटा। अब हम टॉर्क का फॉर्मूला जो है उसमें पुट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की जगह मैं क्या लिखूंगी, आपने मैग्नीट्यूड कितना निकाला है, आई एल बी। जो ये F3 फोर्स है और जो ये F1 फोर्स है, F3 फोर्स है, F1 फोर्स है, दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आया है, BIL। तो वही मैं लिखूंगी यहाँ पर, ये ILB, ये मैग्नीट्यूड हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, बी कोस थीटा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बी कोस थीटा। टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, IBA कोस थीटा। अब ये कैसे आया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ की जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा, एरिया। तो इसीलिए टॉर्क किसके इक्वल आ चुका है, IBA कोस थीटा। अगर ये जो कॉइल है, इस कॉइल में n टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है आपके पास, n। अगर n टर्न्स है तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, NIBA कोस थीटा। अब मैं इसमें एक अल्फ़ा एंगल बताऊंगी कि वो क्या है। ये आपके पास SP वेक्टर है, इस SP वेक्टर का अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी तो वो कौन सा होगा, ये SP वेक्टर का परपेंडिकुलर है। SP वेक्टर का जो नॉर्मल है ये है, तो ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल B के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, अल्फ़ा। SP वेक्टर का नॉर्मल B के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, अल्फ़ा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि थीटा प्लस अल्फ़ा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। अब मुझे तो यहाँ पर क्या चाहिए, कोस थीटा। तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस 90 माइनस अल्फ़ा के इक्वल आ जाएगा। कोस 90 माइनस अल्फ़ा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन अल्फ़ा के इक्वल होता है। अब मेरे पास क्या आ चुका है कि कोस थीटा जो है वो साइन अल्फ़ा के इक्वल है। इस फॉर्मूले में आप कोस थीटा की जगह साइन अल्फ़ा लिख दीजिए। टॉर्क किसके इक्वल आ जाएगा, NIBA साइन अल्फ़ा। अब जो NIA है इसको मैंने क्या पुट किया है, M पुट किया है। M क्या होता है, M होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो करंट इनटू एरिया होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, N। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, NIA। ये NIA को मैंने कितना पुट किया है, M वेक्टर पुट किया है, M वेक्टर। उसके बाद क्या लिखा है, क्रॉस B वेक्टर। देखिए NIA की जगह आप पुट कीजिए M, आपके पास आ जाएगा टॉर्क कितना आ जाएगा, MB साइन अल्फ़ा। टॉर्क कितना आ चुका है, MB साइन अल्फ़ा। अब अगर साइन होता है तब वो हमारी डॉट प्रोडक्ट होती है या क्रॉस प्रोडक्ट होती है, तब हम उसे क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। इसीलिए हमने क्या लिखा है, टॉर्क जो हमारे पास आ चुका था MB साइन अल्फ़ा को मैंने क्या लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। टॉर्क आ चुका है M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। M को अगर मैं NIA लिखती हूँ तब मेरे पास टॉर्क की क्या फॉर्मूला आ जाएगा, NIA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब हम इसके स्पेशल केसेस देखते हैं। इसके दो स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट केस है, कॉइल इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो B के कैसा है, पैरेलल है। अगर प्लेन ऑफ कॉइल और B एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो वहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0। अब हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIBA कोस थीटा। तो कोस 0 कितना होता है, 1। इस केस में टॉर्क कितना आ जाएगा, NIBA। ये जो हमारा टॉर्क आया है ये कैसा टॉर्क आया है, मैक्सिमम टॉर्क आया है। और अब ये कैसा फील्ड बनाएगा, ये एक रेडियल फील्ड बनाएगा। सेकेंड पॉइंट है, कॉइल इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। अगर प्लेन ऑफ कॉइल B के परपेंडिकुलर है देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है, 0। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIBA कोस थीटा। कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो टॉर्क कैसा आ जाएगा, मिनिमम।